हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष सर्चिंग लाइव क्लासेज में। तो आज की अब क्लास में डिस्कस करेंगे एनाटॉमी का लेक्चर है, जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पोर्शन डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में आपका जो एमएसएन की क्लास होगी, इसकी जो डिजीज पोर्शन होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, उसके बारे में आपकी जो सर क्लास लेंगे। ठीक है, एमएसएन की क्लासेज जो नितेश सर लेंगे उसके। तो इसका जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से या अगर आपको बेसिक समझ आ जाएगा तो डिजीज पोर्शन इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि जो एमआई होता है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन नाम सुना होगा आपने, वो कैसे होता है वो सब आप अगर आपको फिजियोलॉजी नहीं आएगी तो आपको एमआई के टाइप समझ में नहीं आएंगे, जिससे आप समझते हो एंटीरियर वाल ऑफ एमआई, पोस्टीरियर वाल ऑफ एमआई, लेटरल इंफीरियर वाल ऑफ एमआई। ये डिफरेंट टाइप के एमआई होते हैं। कैसे ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन अराइज होती है बॉडी के अंदर, जिसका हार्ट फेलियर हो जाता है, तो वो कौन सी जगह में, कौन से आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। उसी के बेसिस पे अगर हम इसका बेसिक पढ़ लेंगे तो आपको डिजीज पोर्शन इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काफ़ी इजी होएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काफ़ी इजी है। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। आपको सुपरफिशियली जितना होगा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो मस्कुलर सिस्टम का जो पार्ट है, सिस्टम शुरू करने से पहले वो डिस्कस करते हैं। तो आपने एक कैविटी का नाम सुना होगा, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी का नाम सुना होगा आपने। ये जो कैविटी होती है, इसके अंदर आपका एक दो इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, जिनका नाम होता है हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, इस कैविटी को मैं आपको समझाऊंगा, देन आपको हार्ट की पोजीशन समझ में आएगी कि हार्ट आपका कहाँ सिचुएटेड है। एंड एग्जाम के अंदर इसका ये सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन निकल के आएगा कि हार्ट आपका कौन सी कैविटी प्रेजेंट होता है, या फिर इसका डीप जाके क्वेश्चन करे तो वो कैसे होता है। ध्यान से समझना। ठीक है, इसका आपके सामने डायग्राम भी आएगा। ठीक है, इसका आपके सामने एक डायग्राम भी आएगा, तो उसको भी आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको इजीली समझ आएगा। नाम सुना होगा सबने स्टर्नम का। हाँ गाइस, सबने स्टर्नम का नाम सुना होगा। तो ये स्टर्नम होती है, इससे आपकी जो रिब्स होती हैं वो आके अटैच होती हैं। ठीक है, स्टर्नम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस थोरेसिक कैविटी के अंदर। जो आपकी थोरेसिक कैविटी होती है वो टोटल 37 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आपकी जो थोरेसिक कैविटी होती है एक बोनी स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क होता है, जो आपके टोटल 37 बोन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये अराइज होता है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो वही मैं आपको समझाऊंगा कि 37 बोन कैसे होती हैं। तो सबसे पहले आपको स्टर्नम का एक डायग्राम समझना होगा। तो ये आपके सामने स्टर्नम है, इसका ये वाला पार्ट कहलाता है स्टर्नल नोच कहते हैं इससे, या इससे जुगलार नोच भी इसका नाम होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो इसे जुगलार नोच भी कहते हैं। देन इससे हम, इसका जो नाम होता है उसे हम कहते हैं स्टर्नल एंगल। ठीक है, एंड ये वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, एंड ये वाला पार्ट कहलाता है मेन्यूब्रियम। मेन्यूब्रियम पार्ट कहलाता है इसे। एंड ये जो कहलाता है इससे हम कहते हैं जिम्फोइड प्रोसेस। नाम तो सभी ने सुना होगा, NG2 पढ़ते हो तो उसके अंदर जिम्फोइड प्रोसेस का नाम बहुत बार आता है, जिम्फोइड प्रोसेस। NG2 के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ते हो, नेक्स्ट फॉर्मूला, जिसके अंदर होता है नोज टू, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब टू जिम्फोइड प्रोसेस। वो इसे जिम्फोइड प्रोसेस की बात होती है जो आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा सभी इसके बारे में कि आपकी थोरेसिक कैविटी कैसे मिलकर बनी होती है। तो ये आपके सामने स्टर्नम का डायग्राम है, जिसे मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है कि इसको हम स्टर्नल एंगल कहते हैं। ये स्टर्नम एंगल कहलाते हैं, इसे स्टर्नल नोच कहते हैं, इसे जुगलार नोच भी कहा जाता है। ये मेन्यूब्रियम, ये वाला पार्ट बॉडी, एंड ये वाला पार्ट जिम्फोइड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इससे आपकी रिब्स अटैच होती हैं, जिन्हें आप डिफरेंट टाइप्स के आप रिब्स को स्टडी करते हो। तो मैं इसके जो नेम है वो मैं हटा रहा हूं। देन इसके साथ अब हम रिब्स को अटैच करते हैं, क्योंकि हमें टोटल 37 बोन को इसके साथ अटैच करना है, तभी आपको थोरेसिक कैविटी का डायग्राम समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा, ये आपकी फर्स्ट रिब। ओके, ये सेकंड रिब्स। ठीक है, थर्ड रिब्स,
ठीक है गाइस। तो देखो मैं इधर ड्रॉ करता हूं, जो आपकी 1 to 7 रिप्स होती हैं, जो 1 to 7 रिप्स होती हैं उन्हें आप नाम देते हो ट्रू रिप्स। क्या नाम देते हो? ट्रू रिप्स उन्हें नाम देते हो। 1 to 7 रिप्स होती है उन्हें आप ट्रू रिप्स का नाम देते हो। देन 8, 9 एंड 10 ये रिप्स होती है आपकी फॉल्स रिप्स कहलाती है। फॉल्स रिप्स इन्हें कहते हैं हम, ठीक है। देन 11 एंड 12 ये जो आपकी फ्लोटिंग रिप्स कहलाती है, फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। इन्हीं रिप्स का नाम क्यों पड़ा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे सपोज कीजिएगा ये जो रिप्स आपके पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, ये आपका ऐसे पीछे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, इमेजिन करना, ठीक है। ये मान लीजिए सारी रिप्स जाके पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही हैं इस तरीके से, ओके। देन अब आपके सामने कितनी रिप्स हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? ध्यान से सुनिएगा। यहां पे कंसंट्रेट करने वाली बात है, जो आपकी 7 रिप्स होती हैं वो उन्हें हम, इनका एक और नाम होता है जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल, वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स, ठीक है। इन्हीं रिप्स का एक और नाम होता है जिन्हें वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी 7 रिप्स होती हैं, 7 रिप्स, ये पेयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 7 इधर एंड 7 इधर, तो टोटल होती है वो आपकी 12 पेयर होती है। रिप्स कितनी होती हैं? 12 पेयर। इन नंबर की बात करें तो टोटल आपकी 24 रिप्स होती है नंबर के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो आपकी 8, 9 एंड 10th रिप्स बच रही है, आपको डायग्राम दिखेगा अभी। 8, 9, 10th जो रिप्स है उनके अंदर ये आपकी, जैसे यहां से तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होती है, लेकिन ये यहां से, जैसे हमारे पीछे से आ रही है, लेकिन ये जाके इन्हीं से अटैच होती है इस तरीके से, ठीक है। ओके। एंड ये पीछे आपका जो आ रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। इमेजिन करना आप सभी चीजें, एंड आपको डायग्राम दिखेगा, ओके। एंड यहाँ पे जो 11 एंड 12 रिप्स होती है, 11 एंड जो 12 रिप्स होती है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच होती है ओनली, यहाँ पे 11 एंड 12 रिप्स। तो देखो 7, 8, 9 एंड 10, तो आपके सामने टोटल कितनी रिप्स मैंने बनाई है? टोटल आपके सामने 12 पेयर और रिप्स है। इन्हीं का जो 1 to 7 रिप्स होते हैं इनका नाम होता है वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स, एंड जो 8, 9 एंड 12 रिप्स होती है इनका नाम होता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिप्स, ठीक है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिप्स इधर लिख रहा हूं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल। कैसे? देखो इस क्लास को देखने से पहले जो स्टूडेंट ने अभी तक जो टिश्यू है अपने, जो 4 टाइप के मैंने मेन टिश्यू पढ़ाए थे, अगर उसकी क्लास नहीं देखी तो जाके पढ़ लेना। एंड मस्कुलर टिश्यू होते हैं उसके अंदर 3 टाइप के टिश्यू पढ़े थे हमने, कार्डियक टिश्यू, स्केलेटल एंड जो कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड आपका कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। 3 टाइप की हमने मसल्स पढ़ी थी मस्कुलर टिश्यू के अंदर, तो वो पढ़ना जाके काफी इंपॉर्टेंट है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। एंड वन मोर थिंग, जो कार्टिलेज वाली क्लास है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसका जो रोल आएगा यहाँ पे कि जो आपकी वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिप्स होती हैं ये हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा, जो यहाँ पे ये देखो, ये इससे, इस रिप्स से, जो 7th नंबर की रिप्स है ये जाके सारी इसी से अटैच हो रही है, ये जाके देख लो सारी इसी रिप्स से जाके अटैच हो रही है, तभी तो मैंने ये वाला बनाया है। ये यहाँ पे किससे आके जुड़ती हैं? हाइलाइन कार्टिलेज, इनका काफी रोल होता है, जो कि ये रिप्स इसके साथ अटैच होती हैं।
तभी इनका नाम कहलाता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। 8, 9, 10 रिब्स का क्या नाम है, आपसे एग्जामिनर पूछ ले, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स होती है वो 8, 9, 10 रिब्स कहलाती हैं। एंड 11 एंड 12 रिब्स होती है फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। ये फ्री रहती हैं, ओनली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, इसीलिए इन रिब्स का नाम कहलाता है वर्टिब्रल रिब्स। इनका एक और नाम कहलाता है जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स, क्योंकि ये ओनली वर्टिब्रा से अटैच रहती हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसको नोट कर लेना। जो लैंग्वेज बोली इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड के सामने, आपको सब चीजें हिंदी में लिख लेना, चाहे जैसे मन चाहे वैसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपकी बॉडी के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको टोटल 37 रिब्स, क्योंकि हमने लिखा है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे 37 रिब्स होती हैं। आपके सामने मैं लिखूं 12 पेयर, तो आपकी क्या हो गई, रिब्स हो गई। ठीक है, एक मैं कह दूं स्टर्नम हो गया, एंड जो 12 होती है आपकी वर्टिब्रा, कौन सी, थोरेसिक वर्टिब्रा लिखिएगा, क्योंकि थोरेसिक ही तो पढ़ रहे हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो देखिए 24, क्योंकि ये तो पैर में बात की है, एंड 12 कितना हो गया, 36 एंड प्लस 1 तो टोटल 37 आया कि नहीं आया आपके सामने। तो 37 बोन मिलके क्या बनाती है, आपका थोरेसिक केज बनाती है। ये आपको समझ आ रहा जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी का मैं सामने आपके डायग्राम बना रहा हूं कि मीडियस्टाइनम कैविटी क्या होती है। मीडियस्टाइनम कैविटी क्या होती है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर मीडियस्टाइनम कैविटी समझेंगे, तभी तो ये समझाया आपको। तो उसके अंदर क्या होता है सर, क्योंकि उस कैविटी में आपका हार्ट सिचुएटेड होता है, एंड उस कैविटी को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे सुपीरियर मीडियस्टाइनम, इंफीरियर मीडियस्टाइनम, एंड उससे भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो आपका यहाँ से हार्ट की पोजीशन एंड लोकेशन निकल के आती है। एंड आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा। एंड ये क्लास से ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ आएंगे, हमेशा अदरवाइज नहीं आएगा। तो देखो वही मैं स्टर्नम बना रहा हूं, लेकिन इस बार उसका आपके सामने लेटरल व्यू है। ठीक है, फिर से बनाता हूं, आपको बेटर समझ आएगा। लेटरल व्यू इमेजिन करना है इसे। ठीक है, लेटरल व्यू है ये। T6, T7, T8, T9, T10, T11, 12। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है ये। ठीक है, इमेजिन कीजिएगा सभी, ये वर्टिब्रल कॉलम है। जो लास्ट डायग्राम उसका आप डायग्राम देख चुके होंगे कि उसके 2 तरह के डायग्राम बताए मैंने। तो देखो ये मैं कैविटी बनाना चाहता हूँ, जैसे ये तो आपका हो गया डायफ्राम। ठीक है, ये आपके सामने जैसे मान लीजिए ये मेरा बॉडी है, तो ये मेरा एंटीरियर व्यू है, ये वाला मेरा लेटरल व्यू है। तो ये डायग्राम आपको ये लेटरल व्यू शो करेगा, लेटरल व्यू। ठीक है, तो लेटरल व्यू के अंदर ये आपका डायग्राम इसी तरीके से होगा। ये आपका स्टर्नम हो गया, इससे मैं कह सकता हूँ स्टर्नम एंगल। ठीक है, एंड ये आपका मेन्यूब्रियम पॉइंट हो गया, मेन्यूब्रियम ये आपका बॉडी पॉइंट हो गया। ओके, एंड ये आपका जिम्फॉइड प्रोसेस हो गया। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आपके सामने अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, कहाँ से मैंने ड्रॉ किए, स्टर्नम एंगल से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ T4, स्टर्नम एंगल से लेके इसको आप थोड़ा और ऊपर ले लीजिए, T4 का लोअर बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, कि मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाना। एक्सटर्नल एंगल से आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो, कहाँ तक आपने ड्रॉ की है गाइस, ये आप ड्रॉ करते हो T4 के लेवल तक। एंड देन इसी के करस्पॉन्ड ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट ट्रिप चली जाती है।
कहाँ पे जाके अटैच होती है, T1 वर्टिब्रा से। पीछे जाके कौन से अटैच होती है, T1 वर्टिब्रा से जाके आपकी जो आपकी फर्स्ट रिब्स होती है वो जाके आपके T1 वर्टिब्रा से अटैच होती है, ठीक है। एंड यहां से आपकी सेकंड रिब्स अराइज होती है स्टर्नम एंगल से। तो मैंने डायग्राम में इसलिए बनाया था, बैक जाके देखना डायग्राम है, जो आपका सेकंड रिब्स होती है वो स्टर्नम एंगल से अराइज हो रही थी, ठीक है। देन अगर आप यहां से सीधे लाइन क्रॉस करते हो तो आपका T4 के लेवल तक आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सामने पीछे है जो एक आपका वर्टिब्रल कॉलम आता है इस तरीके से, ठीक है, कुछ इसी प्रकार होता है। ये लीजिए, अब मान लीजिए इस वाला पॉइंट को आप क्या नाम देंगे, सुपीरियर मीडिया स्टाइनम, ठीक है। एंड मैं कैसे नाम दे सकता हूं, इंफीरियर मीडिया स्टाइनम, इंफीरियर मीडिया स्टाइनम, बिल्कुल दे सकते हैं इसको मीडिया स्टाइनम। देन आपका जो हार्ट होता है यहां पे इस तरीके से सिचुएटेड होता है, देखिएगा ये जो आपका हार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होता है, हार्ट होता है वो इस तरीके से सिचुएटेड होगा आपका, ठीक है। अभी के लिए डायग्राम शो कर रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। हार्ट की थोड़ी सी लोकेशन आपके सामने शो की है। ये क्या है आपका सुपीरियर मीडिया स्टाइनम, इस लाइन से नीचे वाला इंफीरियर मीडिया स्टाइनम। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। इस हार्ट के देखो, और इसको क्लियरली बनाते हैं, इसको हार्ट को ऐसे ना बना के आपके सामने मैं अगर यूं ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो अब आपको और समझ आ जाएगा। अगर इस मीडिया इंफीरियर मीडिया स्टाइनम कैविटी को हम फर्दर क्लासिफाई करें तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, मिडिल इंफीरियर मीडिया स्टाइनम कैविटी, मिडिल इंफीरियर मीडिया स्टाइनम कैविटी। एंड ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका पोस्टीरियर मिडिल, नहीं पोस्टीरियर इंफीरियर मीडिया स्टाइनम, इसके पीछे वाला पोस्टीरियर, इस हार्ट के पीछे वाला। एंड ये वाला पार्ट कहलाएगा एंटीरियर इंफीरियर मीडिया स्टाइनम, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है सभी को। तो ये वाला मिडिल इंफीरियर, ये वाला पोस्टीरियर, ये वाला एंटीरियर। आपने इंफीरियर मीडिया स्टाइनम कैविटी को फर्दर क्लासिफाई किया है 3 तरीके से, समझ जाएगा काफी। अगर ये समझ आ गया तो हार्ट समझ जाओगे, पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इस पोजीशन में, यहाँ पे इस जगह पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ एक सिंपल सा कि हार्ट आपका मीडिया स्टाइनम कैविटी में कहाँ सिचुएटेड होता है, तो सर आप सिंपल सा आंसर कीजिएगा, जो मिडिल मीडिया स्टाइनम कैविटी होती है हमारा हार्ट वहीं पे कहाँ होता है, सिचुएटेड होता है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि हार्ट होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। आपको राइट आंसर करना है हार्ट सिचुएटेड इन मिडिल मीडिया स्टाइनम कैविटी, ठीक है। ये हार्ट, जो हार्ट होता है वो कैसे होता है, ओब्लिकली, हार्ट लाई ओब्लिकली, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करना आपका हार्ट कौन से साइड में सिचुएटेड होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये आपका मान लीजिए हार्ट की शेप की बात करता हूं मैं, हार्ट की शेप फिर समझाता हूं। जो हार्ट की शेप होती है वो कैसी होती है, क्लिंच फिस्ट, बंद मुट्ठी के समान आपकी हार्ट की शेप होती है, क्लिंच फिस्ट, ठीक है। एंड हार्ट का जो नॉर्मल जो वेट होता है, हार्ट का जो नॉर्मल वेट होता है वो फीमेल में 250 ग्राम एंड मेल के अंदर पूछ ले आपसे तो कीजिएगा 300 ग्राम, ठीक है। ये हार्ट का नॉर्मल वेट होता है। तो यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके हार्ट के बारे में ये कुछ बातें हैं, ठीक है। और समझाऊंगा, इस कैविटी को समझाने का पर्पस था। तो मैंने बोला कि हार्ट आपके ओब्लिकली प्रेजेंट होता है। तो सपोज कीजिए आपका हार्ट है, ठीक है, मुट्ठी से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जो आपका हार्ट है इस तरीके से आपके लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। तो ये वाला पोर्शन है जो आपका एंटीरियर पोर्शन है एंड जो मेरा बैक साइड आपको शो नहीं हो पा रहा है। 3D डायग्राम नहीं है ना, क्योंकि तो देखिएगा
इसकी बात करें तो ये वाला है, इसको मैं एंटीरियर मानूंगा एंड ये पोस्टीरियर हो गया। तो अगर हार्ट के अंदर अपेक्स एंड बेस का सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है, अपेक्स एंड बेस का, इसको मैं हटा रहा हूं। अब हार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको ये समझाने का पर्पस था कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है गाइस। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जो हार्ट है आपका मिडिल मीडियस्टर्नम कैविटी में प्रेजेंट होता है। देखिएगा अगर आपसे बाउंड्री पूछ ले, हार्ट की बाउंड्री पूछ ले, तो एंटीरियर तो आपकी जो हार्ट है मान लीजिए, तो हार्ट के एंटीरियर क्या प्रेजेंट है, आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम। देखो एंटीरियर, जो एंटीरियर ऑफ हार्ट, तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, ये बाउंड्री की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो ना। हार्ट के एंटीरियर मतलब हार्ट के आगे कौन प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, लिखता नहीं हूं, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई स्टर्नम की, ठीक है। अब हार्ट के सुपीरियर कौन प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे, सुपीरियर मीडियस्टाइनम प्रेजेंट है। हार्ट के ऊपर कौन प्रेजेंट है, सुपीरियर मीडियस्टाइनम प्रेजेंट है। हार्ट के पीछे कौन प्रेजेंट है, मतलब हार्ट के पोस्टीरियर बाउंड्री में कौन है, तो आप कीजिएगा एंटीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रा, या फिर कह सकते हो पोस्टीरियर इंफीरियर मीडियस्टाइनम, दोनों में से कुछ भी दे रह सकता है, या तो एंटीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रा। एंड हार्ट के इंफीरियर कौन प्रेजेंट है, तो आप लिखिएगा डायफ्राम, ये लिख लेना, ठीक है। मैंने जो बोला है इंफीरियर डायफ्राम, वीडियो को बैक जाके लिख लेना, लेकिन लिख लेना, इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, हार्ट के सामने आपके सामने कुछ बातें लिखी गई है, वो सब आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हार्ट का बेस और अपेक्स के बारे के अंदर, ठीक है। तो हार्ट का बेस क्या होता है एंड अपेक्स क्या होता है, ये मैं समझाना चाहता हूं। बेस ऑफ हार्ट, ठीक है, एंड अपेक्स, साथ ही इसको भी लिख लो, अपेक्स ऑफ हार्ट। तो देखो जो ये हार्ट होता है, कुछ इस तरीके से होता है हार्ट, ठीक है। जैसे अगर हम इसको मान लीजिए, मगर यहाँ पे डायग्राम शो करूँ आपके सामने, ठीक है, डायग्राम शो कर रहा हूँ आपके सामने, वही फिर से डायग्राम बनाते हैं स्टर्नम का। तो देखो वही बातें फिर से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है, इतना ही अपने को मतलब है। तो यह आपकी फर्स्ट रिप्स, सेकेंड रिप्स, थर्ड रिप्स, फोर्थ रिप्स, फिफ्थ रिप्स, सिक्स्थ एंड सेवन। अगर इंटरकोस्टल स्पेस की बात करूं मैं, तो यह आपका फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस हुआ कि नहीं हुआ, यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह काम आएगी। यह आपका फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकोस्टल, थर्ड इंटरकोस्टल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं दो रिप्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। कोस्टल वर्ड है वो रिप्स के लिए काम में लिया जाता है, कोस्टल वर्ड है वो रिप्स के लिए काम में लिया जाता है। तो दो रिप्स के बीच में पाए जाने वाला स्पेस कहलाता है इंटरकोस्टल स्पेस। तो हम बात कर रहे हैं हार्ट की, तो जो आपका हार्ट होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखना सभी। अच्छा, ठीक है। ओके, तो आपको यहां पे समझ आएगा कि हार्ट की अपेक्स और बेस क्या होते हैं। तो ध्यान से सुना मैंने ये क्यों बनाया है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो हार्ट का ये वाला पार्ट जो कोनिकल शेप होता है, जो कोनिकल शेप होता है उससे तो हम कहते हैं अपेक्स, एंड जो फ्लैट शेप होती है उससे आप कहते हो बेस। जैसे कि लिए जो लंग्स होते हैं, आपने लंग्स तो बनाए होंगे सभी ने,
जो आपके लंग्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को तो आप क्या कहते हो, अपेक्स कहते हो, कॉनिकल शेप को नीचे वाले पार्ट को आप बेस कहते हो। लेकिन हार्ट की जो शेप है ये कॉनिकल शेप नीचे, तो इसको आप कहिएगा अपेक्स। स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं कि हार्ट का बेस नीचे होता है, बिल्कुल रॉन्ग है, हार्ट का बेस ऊपर होता है, ठीक है। तो कॉनिकल शेप होती है वो हार्ट के नीचे होती है, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं। तो हार्ट का, अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो अपेक्स है तो ये क्या है, इस तरीके से अगर पोजीशन है तो ये एंटीरियरी है, एंड ये जो बेस है, ये जो बेस है इस तरीके से आपका पोस्टीरियरली चला गया है, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले कि हार्ट का जो बेस ऑफ हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, तो हार्ट होता है, हार्ट का बेस होता है वो पोस्टीरियरली होता है, एंड कहाँ होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। देख लो सामने, हार्ट का बेस कहाँ होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हार्ट का बेस होता है वो पोस्टीरियरली होता है एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। ये पॉइंट लिखिएगा, हार्ट का बेस कहाँ होता है, लाई पोस्टीरियरली, कौन सी जगह पे होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है। एंड हार्ट का बेस कौन बनाता है, तो आप कीजिएगा, हार्ट का बेस होता है मेड बाय लेफ्ट एट्रियम, जो हार्ट का बेस होता है वो लेफ्ट एट्रियम बनाता है। एंड जो अपेक्स की बात करते हैं, लाई एंटीरियरली, समझा चुका हूं, ठीक है। एंड कौन से, सिक्स्थ इंटर, देखो रिब्स तो ये वाली है, ठीक है, इसको आप यहां तक ही रखिए। सिक्स्थ रिब्स को टच करता है, इंटरकोस्टल में फिफ्थ पे पाया जाता है। कहां होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है, एंड मेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इसका बेस प्रेजेंट है और अपेक्स प्रेजेंट है, एंड इसका जो बेस है वो सेकंड इंटरकोस्टल। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो एपिकल हार्ट बीट होती है, एपिकल बीट होती है, जो एपिकल पल्स होती है वो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस पर लिसन की जाती है। तो नॉर्मली पूछ ले आपसे, तो जो एपिकल बीट होती है, जो एपिकल पल्स लिख लिए, या फिर जो एपिकल पल्स इसी रीजन की वजह से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसी की तो आप साउंड सुनोगे वहां पे, सिंपल सी बात है। कौन सी जगह सुनोगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। तो एपिकल पल्स इन एडल्ट ऑस्कल्टेट ऑन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एंड जबकि जो नियोनेट एंड चिल्ड्रन होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर आप लिसन करते हो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है, एपिकल पल्स, ठीक है ना। एंड जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर भी आप एपिकल पल्स लिसन करते हो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो डायफ्राम को स्लाइटली अपवर्ड शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो पल्स होती है वो एपिकल पल्स होती है वो आपका थोड़ा सा अबोव सुनाई देती है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है ना। अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको ये समझ आ चुका है। अब हम बात करते हैं हार्ट का, आपको पोजीशन पता चल चुकी है, हार्ट के आपको पोजीशन के अंदर आप कौन सी जो बेस कहाँ प्रेजेंट होगा, अपेक्स कहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है ना गाइस। देन इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट है आपके, जो बेबी होते हैं उनके अंदर फंक्शनली कब बन जाता है। जो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है वो बच्चे के अंदर सबसे पहले जो डेवलप होता है वो हार्ट होता है। लिखिएगा कि फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन डेवलप इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो वो हार्ट होता है। एंड कब बनता है, फर्स्ट हार्ट बीट कब सुनाई देती है, तो आप लिखिएगा थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, या जैसे प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है तभी आपकी फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देती है, या फिर 21 डेज, ठीक है। एंड यहां तक आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड अब जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हार्ट के जो इंपॉर्टेंट चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, तो हार्ट के जो मेन चैम्बर्स होते हैं आपके 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट आपके
राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में इसको डिवाइड किया जाता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हार्ट की एनाटॉमी समझ आनी चाहिए। तो देखते हैं अब इसके चैम्बर कौन कौन से होते हैं। ठीक है गाइस, चैम्बर को देखिएगा, चैम्बर कौन कौन से होते हैं। चैम्बर तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होंगी एंड कुछ चीजें होंगी जो न्यू होंगी आपके लिए, तो सब चीजें आपको देखनी है। तो ये आपका कुछ हार्ट का इस तरीके से डायग्राम होता है। ठीक है, देखिएगा ये वाला होता है आपका, कहलाता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड जो इस साइड का कहते हैं इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये आपके सामने आपके हार्ट के मेन 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट का जो मायोकार्ड, जो अब इसकी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो हार्ट के ये आपके 4 चैम्बर हैं। ठीक है ना, एंड जो ईच चैम्बर है, हर एक चैम्बर है उसकी 3 लेयर होती है, मतलब कि आपको टोटल हार्ट है वो मेनली 3 लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको हार्ट का डायग्राम पता होना चाहिए, जिसका राइट एट्रियम, राइट साइड हार्ट, ये इसे लेफ्ट साइड हार्ट भी इसे कहते हैं। तो राइट एट्रियम के अंदर जो आपकी ओपनिंग होती है ये सुपीरियर वेना केवा कहलाती है। ठीक है, एंड इस साइड से आपकी इंफीरियर वेना केवा आ जाती है। ठीक है गाइस, एंड यहां से आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, एंड देन फर्दरली ये जाके लंग्स से जाके यहाँ से आपके लंग्स से आपकी वेन आती है, पल्मोनरी वेन निकल के आती है। 4 पल्मोनरी वेन आके खुलती है आपके हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, दिख रहा होगा क्लियरली सभी को। एंड फिर यहाँ से फाइनली आपका ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पंप कर दिया जाता है एरोटा के थ्रू। ओके, तो आपके सामने सिंपल सा डायग्राम है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं कह सकता हूं सुपीरियर वेना केवा, इसे हम कह सकते हैं इंफीरियर वेना केवा, इसे हम कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी, देन इससे हम नेम दे सकते हैं एरोटा। ये आपकी 4 पल्मोनरी वेन कहलाएंगी, 4 पल्मोनरी वेन कहलाएंगी। ठीक है, अभी समझाऊंगा सर्कुलेशन पूरा। ठीक है ना, एंड यहां से आपके वाल होते हैं, ये आपके वाल प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो सब समझेंगे भी कौन से वाल होते हैं, नाम क्या होते हैं इनके। इस तरीके से आपके वाल प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक सभी को समझ आ गया होगा कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। मैं समझाना ये चाहता हूं, इसको डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो ईच चैम्बर होता है वो जनरली 3 लेयर से मिलके बना होता है। आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर मायोकार्डियम, इनर लेयर एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज आल्सो नोन एज एपिकार्डियम। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर होगा कि जो आपका हार्ट होता है उसके मेजरली 4 चैम्बर आपको डिस्कस करने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पहले हम इसको सर्कुलेशन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम इस डायग्राम को रफ करेंगे। तो सर्कुलेशन को समझना है आपको, हमारे बॉडी के अंदर आपके मेनली डबल सर्कुलेशन होता है, वो हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो हार्ट में कौन सा सर्कुलेशन होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले तो आप कीजिएगा डबल सर्कुलेशन होता है। फर्स्ट जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, एंड सेकंड होता है उसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन।
पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो जो सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है वो किस किस के बीच में होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका आपके सामने एक सीक्वेंस ड्रॉ कर रहा हूं। जो आपका हार्ट है, मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, ब्लड को पंप किया। किस में पंप किया, एरोटा में पंप किया। देन एरोटा से आपका ब्लड होते हुए किस में जाएगा, आपकी जो इसकी फर्दर ब्रांच होती है आर्टरीज में चला जाएगा। एंड आर्टरीज की फर्दर ब्रांच होती है वो क्या कहलाती है, आपकी जो आर्ट्रियोल होती है वो इसकी फर्दर ब्रांच होती है। ठीक है, देन ये ब्लड यहाँ से आर्ट्रियोल से किस में जाता है, कैपिलरीज के अंदर जाता है। एंड कैपिलरीज के अंदर क्या हुआ, गैस का, न्यूट्रिशन का, वेस्ट का एक्सचेंज होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर ले गैस, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ एक्सचेंज होते हैं, तो आपको राइट आंसर करना है कौन सा वाला, कैपिलरीज के अंदर होता है। ये सब चीजें एक्सचेंज होती हैं क्योंकि कैपिलरी होती है वो आपकी सिंगल लेयर से मिलके बनी होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज होता है। एंड हमने टिश्यू में भी पढ़ा था जिनमें सिंगल लेयर होती है उनसे चीजें आसानी से छन जाती हैं, तो कैपिलरीज। ठीक है, देन कैपिलरीज के बाद के अंदर आपके आती हैं वेन्यूल्स। एंड आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट वेन कौन सी होती है, तो आप कीजिएगा वेन्यूल्स। देन फिर आ जाती है आपकी वेन। देन वेन से फिर आपका ब्लड निकल के कहा जाता है, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। एंड यहां से ये फाइनली आपके डाल दिया जाता है कहां पे, हार्ट राइट एट्रियम के अंदर। सो ये आपका क्या कहलाता है, सिस्टमिक, जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी नहीं समझा है, सिस्टमिक समझाया है। सुनिएगा डायग्राम में, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को क्या किया, पंप किया। एरोटा के थ्रू किस में चला गया, आर्टरीज में चला गया। मतलब कि मैं कहूँ एरोटा के थ्रू कहाँ चला गया, ये टोटल ब्लड है वो ब्लड सप्लाई के लिए आपकी बॉडी में चला गया। बॉडी के अंदर एक्सचेंज हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुआ। देन इसके बाद में एक्सचेंज होने के बाद में वेस्ट प्रोडक्ट निकले। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था एंड डीऑक्सीजनेटेड होके, क्योंकि कैपिलरीज ने क्या ले लिए, वेस्ट प्रोडक्ट ले लिए। एंड यहाँ से ये वेन्यूज वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में डाल दिया गया। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन को भी सुन लीजिए। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होगा, तो ध्यान से सुनना। ब्लड कहाँ है, राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में। एंड पल्मोनरी आर्टरी से ये फाइनली ब्लड किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाएगा। हाँ, ये ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया। क्या करने चला गया, ये ब्लड आपके लंग्स के पास गया। क्या करने, यहाँ से ब्लड को डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। तो ये आपका ये लंग्स से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, फाइनली लेफ्ट एट्रियम पे। तो मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे भी हार्ट में ही गया है ब्लड। ठीक है, तो मतलब कि आपके हार्ट के पास दो बार ब्लड आता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे आया एंड एक बार यहाँ पे आया। जो आपके एट्रियम होते हैं इन्हें हम रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। एंड जो वेंट्रिकल्स होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं पंपिंग चैम्बर, क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रिसीविंग चैम्बर किसे कहते हैं एंड पंपिंग चैम्बर किसे कहते हैं। सर्कुलेशन समझ आ चुका होगा सभी को कि डबल सर्कुलेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको फाइनली ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हार्ट की लेयर की बात करते हैं। चैम्बर भी समझ आ गया, सर्कुलेशन समझ में आ गया। अब हार्ट की नेक्स्ट हेडिंग डालना, लेयर ऑफ हार्ट। तो लेयर ऑफ हार्ट, अभी हमने बात की कि जो हार्ट की जो मेनली, ये इंपॉर्टेंट बताऊंगी इस बार। अब जो आएगा हार्ट की लेयर, जो मेनली आपकी जो हार्ट की जो लेयर्स होती हैं वो हार्ट की मेनली 3 लेयर्स होती हैं। देखो इस डायग्राम्स के अंदर एक चीज और है, जो एट्रियम होते हैं ड्यूरिंग फीटल लाइफ, दोनों एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है
जिससे हम कहते हैं फोरम एंड ओवुले। एंड ये जो ओपनिंग होती है आफ्टर बर्थ, ये ओपनिंग होती है, ये क्लोज हो जाती है, जिससे हम कह देते हैं फोसा ओवालिस। ठीक है, ये आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाती है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर ले कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको सबसे पहले ब्लड सप्लाई होती है, तो आपको पता होता है जो लीवर होता है सबसे पहले ब्लड लेता है, क्योंकि जो ब्लड होता है बाईपास किसको करता है, लीवर को करता है। एंड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ सबसे पहले ब्लड किसको मिलता है, हार्ट को मिलता है, किसके थ्रू, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। तो देखिएगा आपके सामने एक और लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है, लेयर ऑफ हार्ट। तो ध्यान से सुनना, लेयर ऑफ हार्ट, फर्स्ट मैं लिख सकता हूं पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम, एंड जो थर्ड होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो आपकी पेरिकार्डियम होती है ये आपकी कौन सी लेयर होती है, आउटर लेयर कहलाती है। ठीक है, ये आपकी मिडिल लेयर कहलाती है। ठीक है, एंड ये आपकी इनर मोस्ट लेयर भी कहलाती है, ये आपकी इनर लेयर कहलाती है। जो आपकी पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है जिससे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। एंड मिडिल लेयर को मायोकार्डियम ही कहते हैं। एंड जो इसका एक और नाम होता है एंडोकार्डियम का, जिससे आप कहते हैं एपीकार्डियम, एपीकार्डियम। ठीक है, एंड जो आपकी पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, जो पेरिकार्डियम होती है ये आपकी दो और लेयर को जन्म देती है, जो आपकी होती है पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। जो आपकी पेरिकार्डियम होती है वो दो और लेयर से मिलकर बनी होती है, जिससे हम कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। जो आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम होती है ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, पेरिकार्डियम की। एंड ये वाली कौन सी होती है, इनर होती है। तो अब इसमें से भी पूछ ले कि इसके अंदर भी इसका एक और नाम होता है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम बोला मैंने वो इसी लेयर को कहते हैं। तो अगर आपसे डीपली जाके क्वेश्चन करे कि फाइब्रस पेरिकार्डियम किसे कहते हैं, तो जो पैराइटल पेरिकार्डियम होते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, एंड जो अब आप जो विसरल पेरिकार्डियम होती है इसके अंदर कुछ सीरियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सीरियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सीरियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इससे सीरियस मेम्ब्रेन का जो आपकी सीरियस ये विसरल पेरिकार्डियम होती है, ये जो इसका दूसरा नाम होता है गाइस, इसका दूसरा नाम होता है एपीकार्डियम। इसका मत लिखना, ठीक है, एपीकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम का दूसरा नाम क्या कहलाता है, एपीकार्डियम। हाँ, तो ये सुनना ध्यान से, सीरियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो इस मेम्ब्रेन से कुछ फ्लूइड ड्रेन होता है, उससे हम कहते हैं सीरस फ्लूइड। ये ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। इससे कौन सा फ्लूइड निकलता है, सीरस फ्लूइड निकलता है। तो जो इन दोनों लेयर के बीच के अंदर, यहां पे लिखता हूं विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस प्रेजेंट होता है इससे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पेस बिटवीन विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम इज नोन एज, तो आप कीजिएगा पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर जो नॉर्मली जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है
5 से 20 ml इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है लेयर को, दोनों को। वहां पे सूथिंग वहां पे जो मतलब सूदिंग का काम करता है, वहां पे उनको स्मूथ रखता है, एक दूसरे के रगड़ नहीं लेने के देता है। एंड शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है हर्ट के लिए, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मान लीजिए आपकी इस लेयर का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। एंड इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के अंदर फ्लूइड का लेवल इंक्रीज होता है, तो ये फ्लूइड अगर मोर देन 50 ml पर चला जाता है तो इस कंडीशन का नाम कहलाता है कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट इस कंडीशन को कहते हैं। ये सर आपको पढ़ाएंगे जब आपका पेरिकार्डाइटिस पढ़ाएंगे कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम देयर इज नोन एज पेरिकार्डाइटिस। तो ये उसी कंडीशन को जिसका कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिकार्डाइटिस का, कार्डियक टेम्पोनेंट। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर नर्स नोटिस करती है तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है कि जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करे। यहाँ पे मफ्ड हार्ट साउंड सुनने को मिलती है, मफ्ड हार्ट साउंड सुनने को मिलती है। जैसे आप मुंह पे हाथ लगा के मान ली किसी से बात करते हो तो उसको कहते हैं मफ्ड, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी कार्डियक टेम्पोनेंट की कंडीशन को अराइज करती है इन लेट कंडीशन में जाके। तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा सभी को कि ये आपका कहलाता है क्या, पेरिकार्डियम के बारे में। एंड मायोकार्डियम होती है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी टिश्यू वाली मस्कुलर टिश्यू क्लास में, कि ये एक थिकेस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, बहुत ही थिक होती है ये लेयर। एंड इसके अंदर इंटरकैलकेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर गैप जंक्शन प्रेजेंट होती है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी को मेंटेन करने का काम करते हैं। इनके बीच में स्ट्रेटेड प्रेजेंट होते हैं। एंड जो जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बार आप देख रहे हो जाकर क्लास को, टिश्यू वाली क्लास को देखना, मस्कुलर टिश्यू डालना लिंक के अंदर, उत्कर्ष नर्सिंग मस्कुलर टिश्यू आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लेयर ऑफ हार्ट के बारे में। एंड जो एंडोकार्डियम होती है, जो आपके वाल्व होते हैं हार्ट के अंदर, जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं, अभी डायग्राम में देखते हैं, वो वाल्व होते हैं, वो किसके बने होते हैं, आपकी एंडोकार्डियम के बने होते हैं, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके बारे के अंदर, कौन सा वाला, जो आपके हार्ट के जो वाल्व होते हैं। तो वाल्व समझना सभी, वाल्व कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, आप तक सुनते आए थे अब तक समझना, ठीक है सभी। हार्ट वाल्व, तो वाल्व के बारे में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले सेप्टम देखते हैं। सेप्टम, तो देखो तो ये आपके सामने हार्ट है एंड ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच के अंदर जो आपको एक वॉल्व दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उससे आप कहते हो एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम, ठीक है। इससे आप कहते हो एट्रियम सेप्टम। तो यह आता है आपका सबसे पहला इंटर एट्रियल सेप्टम। तो सेप्टम जनरली दो टाइप के होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम एंड सेकंड आता है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। ध्यान से सुनना सभी, इंटर एट्रियल सेप्टम की मतलब कि मैं लिख सकता हूं बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, एंड इंटरवेंट्रिकल प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो पाए जाने वाला सेप्टम कहलाता है
इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, मतलब कि दो वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम इंटरवेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में पाया जाने वाला सैंपल इंटर एट्रियल सेप्टम। तो जो क्या होता है गाइस, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, वही बात यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस सेप्टम के बीच के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। उस ओपनिंग का नाम क्या कहलाता है, फोरामेन ओवुले। ठीक है, ये जो फोरामेन ओवुले, ये अगर आफ्टर बर्थ ये फोरामेन ओवुले जनरली बंद हो जाता है। अगर ये बंद ना होता है तो इससे आप कहते हो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब कि क्या, ये खुला रह गया है, जो ब्लड यहाँ आना चाहिए था वो उधर ही जा रहा है, अभी तक खुला रह गया है। एंड ये जो कंडीशन देखने को मिलती है फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम के अंदर, एंड दूसरा जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं उन दोनों के अंदर ये जनरली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, पढ़ोगे आप पीडियाट्रिक के अंदर, जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आएगा वहां पे एसडी पढ़ेंगे तब आपके सामने आएगा ये वाला कि फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि एसडी कंडीशन में ये देखे जाते हैं। ओके, अब यहां तक सभी को क्लियर है। देन इसके बाद हम अपना लास्ट टॉपिक है जिसको हम देखते हैं वाल्व के बारे में। ठीक है ना, वाल्व इंपोर्टेंट है। वाल्व जो वाल्व होते हैं, वाल्व की बात करेंगे अब, तो जो जनरली वाल्व क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी। तो आपके जनरली दो टाइप के वाल्व प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, दो टाइप के वाल्व प्रेजेंट होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड सेमिल्यूनार वाल्व। एवी वाल्व एंड सेमिल्यूनार वाल्व, इसको लिख लीजिएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, कैसे होते हैं अभी मैं समझाऊंगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, ये भी जनरली दो टाइप से होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड ये जो होता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्दर डिवाइड करने पे सेमिल्यूनार वाल्व के अंदर पल्मोनरी वाल्व एंड जो इसका सेकंड टाइप होता है एरोटिक वाल्व। ठीक है, तो ये जो आपके हार्ट के अंदर मेनली 4 टाइप के वाल्व प्रेजेंट होते हैं, आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर कितने कस्प प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे 3 कस्प पाए जाते हैं एंड यहाँ पे 2 कस्प पाए जाते हैं। इसी वाल्व का एक और नाम होता है जिससे आप कहते हो मिट्रल वाल्व। इससे आप क्या कहते हो, मिट्रल वाल्व। इनका कोई नाम नहीं होता है दूसरा, इन्हीं यही नाम होते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें मेनली 4 टाइप्स के वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए हार्ट का सिंपल सा डायग्राम होता है। तो ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, तो जो पल्मोनरी वाल्व होता है बिटवीन, तो देखो डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं तो सिंपली समझ आ जाएगा सभी को। तो ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये जो स्पेस प्रेजेंट आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ये जो कहलाता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। इस तरीके से देखो यहाँ पे 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है आपके बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कौन से वाल्व होते हैं आपके, बाइकस्पिड वाल्व। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये वाला ट्राइकस्पिड वाल्व तो प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देन यहाँ से आपकी निकलती है पल्मोनरी आर्टरी एंड यहाँ से निकलता है एरोटा। ये तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये आपका एरोटा हो गया।
ठीक है। तो आपका ये वाले जो वाल्व कहलाएंगे, यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाल्व, जिसने देखो नाम लिखा रहा है पल्मोनरी वाल्व, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। एंड एरोटिक वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा, तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट हुआ? एरोटिक वाल्व। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एरोटिक वाल्व किस किस के बीच प्रेजेंट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच में आपका एरोटिक वाल्व प्रेजेंट होता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको इन सभी के वाल्व समझ में आ जाने चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो वाल्व है, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप सभी देख लेना, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट चीज समझते हैं कि जो इन वाल्व को रिगजिटेट होने से कौन प्रिवेंट करता है, ठीक है। यही जो वाल्व है, तो देखो तो ये आपके सामने वाल्व प्रेजेंट है, इस तरीके से ये वाल्व होते हैं, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है, ये जो वाल्व होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये जो वाल्व होते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं। इन्हीं वाल्व से कुछ मसल्स फाइबर जुड़े होते हैं एंड यहाँ पे आपके इस तरीके से मसल्स पाई जाती हैं। इन वाल्व, ये जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं इस तरीके से यहाँ पे मसल्स पाई जाती हैं। मैं भी जो आपको समझाना चाहता हूँ उसको देख लेने के बाद ध्यान से सुन लेना। ये जो मसल्स होती हैं इनका नाम होता है पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स दोनों साइड में प्रेजेंट होती है पेपिलरी मसल्स, एंड इससे ये जो आपको ये चीज जुड़ी हुई दिख रही है इसे आप कहते हो कॉर्डा टेंडेनाई। कॉर्डा टेंडेनाई, ठीक है। ये जो अब तो देखो ये पेपिलरी मसल्स एंड ये इनसे जो ये चीज जुड़ी दिख रही है ये मसल फाइबर जैसे, इससे आप कहते हो कॉर्डा टेंडेनाई। CHORDAE, ठीक है, कॉर्डा टेंडेनाई। ध्यान से सुन लेना। तो ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि इन वाल्व को जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड को पंप करने के लिए, तो ये वाल्व क्लोज होंगे, तो ये वाल्व रिगजिटेट ना हो जाए, प्रोलैप्स ना हो जाए एट्रियम के अंदर, तो इनको बंद होते समय ये प्रिवेंट मतलब कि इनको रिगजिटेट मतलब प्रोलैप्स होने से रोकती है। अगर ये प्रोलैप्स होगी तो कार्डियक आउटपुट इफेक्टिव नहीं होगा, ब्लड सप्लाई इफेक्टिव नहीं होगी, उसी की वजह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जैसे ही बंद होंगे तो इन्हें खींच लेंगी फिर से, एंड ये खुलेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इन्हीं का फंक्शन यही है। अगर इनकी वीकनेस हो जाती है, इनकी वीकनेस देखने को मिलती है, तो ये कंडीशन को अराइज करती है जिसको आप कहते हो रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन की कंडीशन पढ़ोगे, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन, स्टेनोसिस से सारी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो आप ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इस कंडीशन के अंदर। अब जो इसके बाद आपका जो चैप्टर बचता है आपका यहाँ से ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। देखो क्या क्या बचा है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, इसके बाद में आपके जो हार्ट साउंड होते हैं कार्डियक साइकिल, देन इसके बाद आपका ईसीजी आ जाता है। तो इसकी एक क्लास और होगी कार्डियक सिस्टम की, देन आपका कार्डियक कंप्लीट है, देन इसके बाद ईसीजी की क्लास होगी, वो आपको एमएसएन के साथ में समझाई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो डिजिटल पे होगा तो यहाँ पे इतना बैठेगा नहीं, तो आपको डिजिटल क्लास में ही समझाई जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स, एंड इसी तरह आपका प्यार एंड सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका सपोर्ट अच्छा हुआ तो हमारी तरफ से और बेटर एंड पॉजिटिव वे में आपको क्लासेज मिलेंगी, ठीक है। सो क्लासेज अगर लेट हो तो आप मैसेज कर दिया करो, मतलब देखो यार थोड़ा सा टाइम है, बिजी चल रहा है शेड्यूल, तो टाइम लग सकता है क्लासेज में, लेकिन क्लासेज आपके लिए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल।